अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू अकेडमी एरिज़ोना की तरफ से आप सबको वेलकम। आज हमारा प्रोग्राम जो माहाना महफिल होती है, उसमें हम एक उर्दू के पुराने शायर शाह नसीर साहब को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है जिसमें एज़ यूजुअल कुछ लोग तहतलफ़्ज़ में पढ़ेंगे, कुछ लोग गाने की उसमें गाएंगे। तो हमारे आज के नाज़िम मुदस्सिर खान साहब हैं। हमारी तरफ से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। तो उसके साथ मैं महफिल का कंट्रोल जो है मुदस्सिर खान साहब को देता हूँ। मुदस्सिर। शुक्रिया भाई अपना, और हाज़रीन सामीन आदाब और सबको, और आप लोगों का शुक्रिया। ज़रा छोटी महफिल है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपना अगर जब कोई शेर पढ़ रहा हो या गज़ल गा रहा हो तो उस वक्त सही है, आपने अगर वो वाह वाह करनी है ना तो दैट्स ओके, मगर इन द मीन टाइम इसको बंद करके रखें अपने साउंड्स को क्योंकि वो पीछे से वो टेलीविजनों की आवाज़ें आ रही होती हैं और टेलीफोन बज रहे होते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो शुक्रिया। तो आज के- जैसा कि हम हर महीने करते हैं उर्दू एकेडमी की तरफ से, और एरिज़ोना का चैप्टर जो है हम इसमें हैं कि एक एक वो हर महीने के दूसरे इतवार को हम किसी शायर का तस्करा करते हैं उर्दू अदब के। तो एक महीना जो हम करते हैं वो एक कदीम शायर पे करते हैं, और एक करते हैं नए शायर पे, जो कि अक्सर जो हैं वो अपने 20वीं सदी के ही होते हैं अक्सर, या हाल के शायर। इस दफा जो चुना गया है, जिस शायर का नाम चुना गया है, वो हैं हजरत शाह नसीर देहलवी साहब। तो आपकी पैदाइश हुई थी सन 1756 में दिल्ली के अंदर। इनका नाम था नसीरुद्दीन, और उर्दू अदब में शाह नसीर के नाम से जाने जाते हैं। इनका कद लंबा था, इनकी सियासी रंगत थी, तो इस वजह से वो आस पास के इलाकों में और दिल्ली के अंदर कल्लू मियाँ के नाम से उनको कहा जाता था, उनको उर्फ था कल्लू मियाँ। अच्छा, इनके वालिद का नाम शाह गरीब था, जो अपने दौर के दिल्ली के एक बहुत ही मुमताज सूफी थे, जिनकी अपनी दरगाह भी थी जहां से वो सूफियाना दर्ज देते थे। अच्छा, तो ये शाह गरीब उस दौर के कुछ दूसरे सूफियों और शायरों से भी उनका ताल्लुक था, और रिश्तेदारियां वगैरह भी थी, एक कजन्स थे वगैरह हम। अच्छा, इनके कुछ आबा अजदाद वो गजनी से, और कुछ सब्जवार से, और कुछ बल्ख से आए थे। तो और सारे दिल्ली में ही शायद आके बसे थे सदियों के दौरान, कई सदियों में। तो शाह गरीब के जो थे वो मुगल दरबार से भी अच्छे खासे ताल्लुकात थे, तो जिससे इनके आबा अजदाद को वो बादशाह ने, वो मुगल बादशाहों ने इनको कुछ गांव वगैरह दे रखे थे, सोनीपत के इलाके में, गाजियाबाद के इलाके में, वजीराबाद के इलाके में। तो इससे इन लोगों को कुछ आमदनी होती रहती थी, थोड़ी बहुत होती रहती थी, वरना तो ये सूफियान ही काम करते थे। अच्छा, तो शाह नसीर के वाले शाह गरीब ने शाह नसीर को भी सूफियाना तरबियत दी, मगर शाह नसीर का रुझान जो था वो तालीम की तरफ माइल ही नहीं था। उन्होंने तालीम पूरी तरह हासिल भी ना की, जो आम तालीम होती है। चुनाचे शाह नसीर बाकायदा तालीम ना कर सके, और इनके क्योंकि उनको दिलचस्पी नहीं थी इन चीज़ों में, मगर उनको ज़बान से का बड़ा चस्का था। वो उर्दू ज़बान से उनकी बड़ी दिलचस्पी थी, और फारसी से। तो तो वो ख़ानदानी रवायत, जो वो सूफियाना तरीक़ा था, उसमें उनकी परवरिश हुई, और उनके वालिद के इंतकाल के बाद ये इनके सज्जादा नशीन भी हुए। मगर इनका जो वो सारा ज़िंदगी थी, दिन रात सारा कुछ वो शायरी के ऊपर ही होता था। तो इन्होंने इन्होंने जो है छोटी उम्र में ही अपनी जो है, इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में शायरी शुरू कर दी थी, और ये ये शाह माइल देहलवी होते थे, तो इन्होंने इनसे शायरी इख्तियार की, और बहुत ही कम उम्र में ही इनको वो दावतें आना शुरू हो गई, वो किले से, और वो जो दिल्ली में जो था वो मुगल खानदान था, तो उनके जो मुशायरे होते थे हर जुमे की रात को,
تو وہاں پہ ان کو جو ہے نا بلایا جاتا تھا، تو انہوں نے بہت جلدی شہرت پالی. تو اور یہی نہیں کہ انہوں نے شہرت پالی، بلکہ شہنشاہ اس زمانے میں جو شاہ عالم دوئم تھے، تو وہ ان کا تخلص تھا آفتاب. تو یہ انہوں نے ان کو اپنا استاد مقرر کیا اور بڑی اچھی تنخواہ دی. اس کے بعد شاہ نصیر نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے بادشاہ کی استادگی کی. اور پھر شاہ نصیر نے پھر اگلے 2 مغل بادشاہوں کی بھی استادی کی شاعری کے اوپر، جو کہ اکبر شاہ دوئم اور بہادر شاہ ظفر، جس کو ہم سب جانتے ہیں، ان کے بھی یہ استاد یہی تھے. اچھا، یہ کافی خوش مزاج تھے، مہذب تھے، خوش لباس تھے، اور صوفی ہونے کے باوجود دنیا دار بھی تھے. وہ خود کو میر اور سودا کے برابر بھی سمجھتے تھے، جو انہی کے ہم اثر تھے. اور وہ دہلی کے اردو اور اردو شاعری کے ایک بہت ہی ممتاز اساتذہ میں تھے. ان کے گھر ماہانہ کئی مشاعرے ہوتے تھے، جن میں کہ یہ سارے شہر کے اساتذہ آتے تھے، اور کبھی کبھار بادشاہ بھی آ چکے ہیں کرنے میں ان کے مشاعروں میں، ان کے گھر میں. اچھا، تو پڑوسی ریاستیں اور سلطنتوں پہ جو اس زمانے میں دہلی پہ حملے کر رہے تھے، وہ مرہٹے ہوتے تھے، پھر وہ احمد شاہ ابدالی آیا اور کافی لوگ آئے، تو جنہوں نے کہ وہ دلی پہ ہمیشہ بس وہ خانہ جنگی رہتی تھی. تو بہت سارے لوگ جو تھے، شعراء جو تھے، وہ چھوڑ کے اور شہروں کی طرف چلے گئے. کوئی دکن چلا گیا، کوئی الہ آباد چلا گیا، کوئی لکھنؤ چلا گیا. تو ان کی شہرت، اور وہاں پہ ان کے سارے جو شاگرد تھے وہ جگہ جگہ گئے، تو ان کی کافی شہرت ہو گئی. تو پھر یہ کچھ عرصے بعد یہ خود بھی لکھنؤ چلے گئے. تو اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی غزل کہتے تھے اور بڑی مشکل زمینوں میں کہتے تھے، اور یہ لوگوں کو مقابلہ کرتے تھے کہ دیکھو میں نے یہ غزل لکھی ہے، اب اس پہ تم لکھو. تو بڑے بڑے جو وہ اساتذہ ہوتے تھے وہ گھبراتے تھے، کیونکہ وہ ایسے ایسی قافیے استعمال کرتے تھے اور ایسی ایسی مشکل یہ زبان لکھتے تھے، اور حالانکہ سادہ زبان ہوتی تھی. تو لوگ ان کا چیلنج کو جو قبول نہیں کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ ان کے اپنے شاگرد جو تھے وہ تھے ذوق دہلوی، بھی انہی کے شاگرد تھے. ایک دفعہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اب وہ اگر وہ میر کرتے یا وہ درد کرتے یا سودا، وہ درد تو خیر ان کے پہلے گزر گئے تھے، یہ سودا کرتے، تو یہ شاید اتنا پریشان نہ ہوتے اور ان کو چیلنج میں ان کو مارتے یا انشا کو ان کو مقابلہ کرتے. کیونکہ ذوق جو ان کے اپنے شاگرد نے چھوٹی سی عمر کے ان کو چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے اس کے اوپر شعر لکھا، تو ان کی اب ذوق کی بھی شہرت ہو گئی. اچھا، یہ ان کو ویسے ہی شاہ نصیر کو دعوت ہو رہی تھی کہ اور شہر میں جاؤ، تو یہ لڑ جھگڑ کے چلے گئے ان سے ذوق سے. اتنا بری جھگڑا بھی نہیں تھا، مگر یہ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر یہ گئے. اچھا، یہ جو تھا شاعری میں مقدار کا زمانہ تھا، جس میں کہ شاعر طویل طویل نظمیں اور غزلیں لکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت سے شاعروں کو مقدار کو معیار کو مقدار کے اوپر قربان کرنا پڑا. تو شاہ نصیر نے لمبی لمبی غزلیں لکھی، 2 3 بلکہ 5 غزلیں لکھے اور کافی شہرت پائی. اچھا، تو اور ان کا خاصیت ایک یہ تھی کہ ان کا اسلوب صاف ہوتا تھا، طرز ادب برجستہ اور رنگ استادانہ تھا. تو گو کہ ان کا زیادہ تر کلام سراسر تجربے کے بجائے ذہنی مشق پر تخلیقی صلاحیتوں پہ کی عکاسی کرتا ہے، لیکن وہ خیالات کو وسعت دینے کے لیے بہت سارے دروازے کھول کے چلے گئے اور بڑے کامیاب رہے، جو کہ اور شاعروں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو انہوں نے کم و بیش اردو شاعری کی تمام رسمیں نبھائیں، اور ان کا شمار اساتذہ شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو شاعری کی تشکیل میں مدد کی، اور ناسخ کے مقابلے میں جن کی جو کہ اردو زبان کی جو انہوں نے جو وہ ریفائن کیا تھا اور اس کو انہوں نے صاف کیا تھا، وہ زیادہ تر تدریسی تھی. مگر شاہ نصیر نے جو تشکیل کی اردو زبان کو صاف کیا، تو وہ تجربے پہ تھا اور روزمرہ کی زندگی کے الفاظ کے اوپر ہوتا تھا. تو ان کی کافی مشہور غزلیں ہیں. تو میں دعوت دوں گا کسی کو کہ وہ آ کے کوئی اپنا یہ شاہ نصیر کا کلام سنائے. تو یہ رائن ٹاؤنسلی ہیں کیا ابھی؟ رائن، are you here?
نہیں میں نے ابھی تک رائن کو نہیں دیکھا اور تاشی انکل نے بھی جواب نہیں دیا تو آئی ہیو نو وے ٹو ریچ ہم. تو میں خیال ہے ہم اگلے انو جی اگلے اس پہ اچھا کرتے ہیں اور اگر رائن جوائن کرتے ہیں بعد میں تو وی کین گیو ہم اے چانس. تو ہوا یہ اچھا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ مشکل اشعار ہوتے تھے مگر سادہ زبان میں ہوتے تھے. اب اس کی مثال دیکھیے کہ یہ انو ستپتی صاحبہ ان یہ شاہ نصیر کی غزل سنائیں گی, ہو چکی باغ میں بہار افسوس. آئیے اور ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں کافی عرصے سے شرکت کرتی رہی ہیں, آپ گاتی بھی ہیں اور اردو شاعری سے دلچسپی بہت ہے اور ہمیشہ آ کے ہمیں محظوظ کرتی ہیں اور ہمیں متاثر کرتی ہیں اپنے کلام سے. تو آئیے. شکریہ. یہ جو غزل ہے تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں. نصیر جی کی انہوں نے میں نے آسد فائزی صاحب کو شکریہ, انہوں نے میرے کو بہت بہت بلایا, سکھایا کیسے پروننسیشن کا اور میننگ آف سب. اینڈ روحی جی اینڈ تاسی بھائی سب کو ہمارے شکریہ. I'll start. ہو چکی باغ میں بہار افسوس, آہ اے بلبلو ہزار افسوس. سخت بےتابی سے کٹی کال رات, آج بھی دل ہے بے قرار افسوس. آہ دست جنوں سے ہے ناسے, ہے گریبان تار تار افسوس. جان ہونٹوں پہ آ گئی ہے ہمدم, لیکن اب تک پھرا نہ یار افسوس. مقطع کر رہی ہوں. عمر غفلت میں کٹ گئی ہے نصیر, عمر غفلت میں کٹ گئی ہے نصیر. آہ افسوس صد ہزار افسوس. واہ واہ بہت خوب. شکریہ. بہت اچھا پڑھا, زبردست تھا. اور ادائیگی ایسا ہے کہ یہ روحانی طور پہ موجود تھی وہاں پہ جو بھی لکھا جا رہا تھا, ایسا انہوں نے اثر ڈالا ہے. تو اور الفاظ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بالکل آج کل کی زبان, آپ مطلب صفائی میں اردو کی جو زبان کے حساب سے آپ دیکھیں تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کل کی زبان جیسے ہم آج کل بولتے ہیں, بالکل وہی اسی. یہ آپ نے عجیب بات کہی, کیونکہ میں اسی پہ کہنے والا تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ آ رہے تھے وہ ظاہر ہے کہ مغلیہ سلطنت تھی اور اس سے پہلے جو وہ سلاطین کا دور تھا, تو لوگ جو ہیں مختلف جگہوں سے آ رہے تھے. کوئی ترکستان سے آ رہا تھا, کوئی ایران سے آ رہا تھا, کوئی افغانستان کے تھے, کوئی عرب تھے, کچھ مقامی تھے. تو ان کے گھل مل سے جو وہ زبان بنی تھی نا, اردو زبان, تو ہوا یہ تھا کہ فارسی کے الفاظ بہت مروج تھے اور فارسی کے محاورے بولے جاتے تھے اردو میں. تو لوگ اگر اردو میں بات کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو تھے وہ فارسی کے محاورے بولا کرتے تھے. تو شاہ نصیر بہت ہی پرہیز کرتے تھے یہ بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی. حالانکہ انہوں نے غزلیات اور کلام فارسی میں بھی لکھا ہے, مگر جب یہ اردو میں گفتگو کرتے تھے تو یہ بڑا پرہیز کرتے تھے کہ فارسی کے الفاظ کو اور محاوروں کو استعمال کیا جائے. تو انہوں نے ان کی خاصیت یہ ہو گئی کہ کیونکہ یہ بہت ہی ذہنی طور پہ لکھتے تھے, ان کا تجربہ نہیں تھا جیسے کہ لوگ شعرا لکھتے ہیں صوفیانہ کلام یا عاشقانہ, وہ تجربے کے بنا پہ ہوتا ہے. ان کا صرف ذہنی مشق تھی ہے. تو یہ کرتے یہ تھے کہ جب یہ لکھتے تھے تو یہ یا تو وہ فارسی زبان کے محاورے کا ترجمہ کر دیا کرتے تھے یا خود محاورہ ایجاد کر دیا کرتے تھے. تو ان کی ایک یہ خصوصیت تھی. تو وہ جو آج کل جو ہم اردو بولتے ہیں وہ اصل میں یہی بنا کے گئے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں شعراء ہوتے ہیں وہ ڈکشنری اور جو لغت ہوتی ہے اس سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ لغت کے اندر الفاظ ڈال رہے تھے, اس لیے یہ بہت ہی اہم شاعر ہیں اردو زبان کے. تو یہ خاص طور پہ تحریری زبان میں اور بولنے کی زبان میں بالکل ہی پرہیز کرتے تھے یہ.
تو اور یہ محاورے یہ جو ایجاد کرتے تھے، میں ان کی مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ جو زبان کی جو بات کر رہے ہیں نا، تو وہی میں اشعار ڈھونڈ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو میں آپ کو اشعار سناتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کرتے تھے اور یہ محاورے ایجاد کرتے تھے کہ خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر، خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر، گیا ہے سانپ نکل تو لکیر پیٹا کر۔ کتنے دفعہ ہم نے یہ محاورہ سنا ہے اور کہا ہوگا، یہ ایجاد کر کے گئے۔ یا یہ کہ مشکل ہے روک آہ دل داغدار کی، مشکل ہے روک آہ دل داغدار کی، کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ اچھا، یہ انہوں نے مطلب محاورہ انہوں نے بنایا تھا یا یہ پہلے سے تھا؟ انہوں نے اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ فارسی سے ترجمہ کر کے انہوں نے اردو آیت کیا تھا، مگر وہ جو تھا کہ گیا ہے سانپ نکل تو لکیر پیٹا کر، یہ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ دیکھو گے کہ میں کیسا پھر شور مچاتا ہوں، دیکھو گے کہ میں کیسا پھر شور مچاتا ہوں، تم اب کے نمک میرے زخموں پہ چھڑک دیکھو۔ اچھا، وہ زخموں میں نمک چھڑکنا۔ تو ان کی ساری محنت وہ یہی تھی کہ اردو کو بھی آزاد طور پہ اور اپنے طور پر، یعنی مقامی زبان جو تھی جو کہ بولتے تھے لوگ، عام زبان میں، عام زبان جو عام جو روزمرہ کی زبان تھی، اس میں روزمرہ محاورہ بھی مقامی ہی ہونا چاہیے۔ تو یا تو یہ ترجمہ کرتے تھے فارسی کا یا یہ ایجاد کر دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں تو عام ذاتی وہ الفاظ خود بخود آتے ہیں، یعنی کہ جب غزل لکھ رہے ہو نا تو وہ خیال آتا ہے اور وہ پھر وہ عجیب وہ خود بخود ہی بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سیر کی ہم نے جو کل محفل خاموشاں کی، سیر کی ہم نے جو کل محفل خاموشاں کی، نہ تو بیگانہ ہی بولا نہ پکارا اپنا۔ کون سا آپ بولے؟ دوبارہ سے ریپیٹ کریں پلیز۔ سیر کی ہم نے جو کل محفل خاموشاں کی، سیر کی ہم نے جو کل محفل خاموشاں کی، نہ تو بیگانہ ہی بولا نہ پکارا اپنا، نہ پکارا اپنا۔ اچھا، بہت خوب، یعنی بیگانہ بھی نہیں ہے اور اپنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ محاورہ ایجاد کر گئے۔ بہت گلے میں تو نے وہاں موتیوں کا پہنا ہار، یہاں پہ اشک مسلسل گلے کا ہار رہا۔ یہ محاورہ ہے، یہ محاورے ہیں۔ یہ خصوصیت تھی شاہ نصیر کی کہ یہ اردو زبان کو بہت ہی نکھار کے چلے گئے، اور جو اردو جو بولی جاتی ہے آج کل وہ یہیں سے، یہ ان کا کافی کارنامہ ہے۔ ناسخ نے بھی محنت کی تھی بہت، کبھی کبھی کو پروگرام ہوگا تو جو بھی تذکرہ کرے گا تو وہ بھی اس پہ کور کریں گے، مگر ان کا یہ تھا۔ تو وہ اردو زبان کے سب سے کامیاب شاعر تھے جنہوں نے کہ محاورات کا استعمال کیا اور باتوں کو آسان ترین شکلوں میں کہا، اور اس کارنامے میں ان کے اپنے شاگرد ذوق کو بھی انہوں نے زیر کیا۔ اور یہ اس حقیقت کی وجہ سے کہ شاہ نصیر نہ صرف موجودہ محاورہ استعمال کر سکتے تھے، اب جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذوق بڑا اچھے محاورے کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ اپنے، مگر یہ ان سے قدم آگے تھے کیونکہ محاورے یا تو انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہوتے تھے یا وہ فارسی کے محاورے ذوق استعمال کرتے تھے، مگر اردو کو بھی کرتے تھے، مگر یہ سارا کام ان کا تھا۔ تو اچھا، اب میں بلاتا ہوں اپنے آگے جو ہیں اپنے ہمارے حیدر رضوی صاحب۔ اب حیدر رضوی صاحب کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ اتنے اہم رکن ہیں ہمارے اردو اکیڈمی ایریزونا کے، یہ چیز کو منظم کر کے رکھتے ہیں، ہم سب کو آرگنائز کر کے رکھتے ہیں، اور ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو یہ سارا جو ہیں ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور یہ انجینئر ہیں۔ اور تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ آ کے کلام سنائیں، اور آپ سنا رہے ہیں طلب میں بوسے کی کیا ہے حجت، سوال دیگر جواب دیگر۔ اب یہ دیکھیں کتنی مشکل لمبی زمین ہے اور رپیٹ کر رہا ہے، تو اور بڑا مزیدار ہے۔ چلے آئیے جناب، آپ کی بہت شکریہ مدثر میاں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ تھوڑی سی
थोड़ी सी लंबी बहर है, इसे तवील बहर तो नहीं कहेंगे, वो तो बहुत लंबी हो सकती है, थोड़ी सी आम उससे लंबी है, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था, जब शुरू हुआ था कि हमने ये प्रोग्राम करना है, तो जैसे सब लोग ये रेखता की ढूंढते हैं, बाकी जगहों पे ढूंढते हैं, तो मैंने भी ये देखा, तो ये मुझे गजल अच्छी लगी। तो आपकी गुजारिश है, अगर इजाजत हो मैं शुरू करता हूँ। जरूर साहब, हुजूर आपकी बारी। तो फरमाते हैं, पहला शेर है, तलब में बोसे की क्या है हुज्जत, सवाल दीगर जवाब दीगर, समझ के कह बात बेमुरव्वत, सवाल दीगर जवाब दीगर। तो ये सवाल दीगर जवाब दीगर की रदीफ है जो कि रिपीट करेंगे ऑब्वियसली। दूसरा शेर है, कलाम तुझसे है और अपना, सुखन को हम तेरे क्यों के जाने, कलाम तुझसे है और अपना, सुखन को हम तेरे क्यों के जाने, जरा ये खुलती नहीं हकीकत, सवाल दीगर जवाब दीगर, मैं अपने मतलब की कह रहा हूं, वो आईना रू एक ऐब में है, मैं अपने मतलब की कह रहा हूं, वो आईना रू एक ऐब में है, भला हो मिलने की खाक सूरत, सवाल दीगर जवाब दीगर। और अगला शेर है, अगर कहूं मैं सवारों जुल्फें, तो वो बिगड़ते हैं दे के गाली, अगर कहूं मैं सवारों जुल्फें, तो वो बिगड़ते हैं दे के गाली, अजब नसीबों की कुछ है शामत, सवाल दीगर जवाब दीगर, मेरा तो पैगाम वस्ल का है, तुम्हारी तकरीर हिज्र की है, मेरा तो पैगाम वस्ल का है, तुम्हारी तकरीर हिज्र की है, बुता है ये भी खुदा की कुदरत, सवाल दीगर जवाब दीगर। क्या बात है। और आखिरी शेर है, कहा जो मैंने कि दो मेरा दिल, तो बोले हंस कर किधर है दिल्ली, कहूं तो क्या और उनको रहमत, सवाल दीगर जवाब दीगर। देखें अभी अल्फाज की तकरार, बहुत खूब। हाँ, अल्फाज की है। तकरार, और इसमें भी इन्होंने मुहावरे इजाद कर दिए होंगे जो अभी हम लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। ये ऐसा करते थे रोजमर्रा की जबान में। अच्छा, तो ये कहा है ना इन्होंने, सवाल दीगर जवाब दीगर, तो ये सवाल दीगर जवाब दीगर। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने शुरू किया था, ये इनकी इख्तिरा है या पहले से चल रहा था और उसको उन्होंने रीयूज किया, तो दोनों ही पॉसिबल है। अच्छा, एक बड़ा मजे का शेर है और हम लोगों ने ये सुना हुआ है, दूसरा मिसरा। सही है, बिल्कुल। है खाले रुख यार तुझे ठीक बनाता, है खाले रुख यार तुझे ठीक बनाता, जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझकर, जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझकर। बहुत खूब, बहुत इनके किसी से कुछ होगा, क्योंकि ये अशार ये जो करते थे फिलबदी, तो अगर कोई वो तरह मुशारा हो गया तो लोग बार दफा इनको बताते नहीं थे और ये भी कहते थे कि तुम मुझे बताना नहीं कि तरह क्या है, अपने घर के मुशायरों में भी। फिर वो तरह मुशायरा हो रहा है तो ये फिलबदी लिखते थे, तो किसी ने कुछ कहा होगा तो उसको इन्होंने जवाब में उसको कहा कि जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझ कर। देखे, हमने ये सुना हुआ है मुहावरा, ये लिखने में और यानी कि सुनने में नजर आता है कि देख तो यार बादा कश मैंने भी काम क्या किया, देख तो यार बादा कश मैंने भी काम क्या किया, देखे कबाब दिल तुझे हक पे नमक अदा किया, हक पे नमक अदा किया। अच्छा, बहुत खूब। ये है शाह नसीर की खुसूसियत। और शहर की हमने जो कल महफिल, अच्छा ये मैं सुना चुका, शहर की हमने जो कल महफिल खामोशां की, ना तू बेगाना ही बोला ना पुकारा अपना। और अच्छा, मैं और आगे मैं बुलाता हूँ। अच्छा, हुमा साहिबा ने तो शायद माजरत कर ली थी, उनकी कुछ सर्जरी हुई थी। नहीं, हुमा है, बिल्कुल, हुमा तो नजर आ रही है। वो सर्जरी जिनकी हुई थी वो नहीं है यहाँ पे, वो आज नहीं आई जी। नहीं, वो भी हैं, वो भी सुरैया भी अभी हैं, लेकिन वो पढ़ेंगी नहीं आज साइलेंट, उसकी वजह से। लेकिन साइलेंट मोड में है।
हाँ वो अपने लिसनिंग की मोड में. हुमा इज देयर एंड हुमा इज रेडी आई थिंक. साइलेंट ऑडियंस भी बहुत अहम होती है. बल्कि ईगर लग रही हैं अपनी पढ़ने के लिए. बहुत इंतजार. हुमा साहिबा पढ़ेंगी. ये हुमा साहिबा जो पढ़ रही हैं वो है कुछ सरगुज़श्त कह ना सके रूबरू कलम. वो आइए हुमा साहिबा. और उर्दू अदब की काफी अहम रुकन है ये. और इन आपकी अपनी भी एक अंजुमन है ना, आप जिसकी करते हैं, काम करते हैं. वैंकूवर में है जी. वैंकूवर में कनाडा उर्दू अंजुमन के नाम से है. बहुत खूब जी. बहुत खूब. हमें आप जैसे लोगों की शिरकत की बहुत जरूरत है ताकि हम भी नहीं, आप लोग माशाल्लाह बहुत, मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ इसको, इस वाली माहाना जो हमारी महफिल होती है. और ये जो नज़म है, इनकी गज़ल मैंने, जैसे कि हैदर ने भी जो पढ़ी थी, बहुत मुख्तलिफ साइज का काफिया और रदीफ था. तो इसीलिए मैं ये वाली जो अशार है, मैंने इसलिए इसको अपने लिए मुंतखब किया था पढ़ने के लिए, क्योंकि बचपन में हम जब बेदबाजी में शामिल होते तो हम ये बहुत मुश्किल काफिये और रदीफ वाली जो है ना, हम अशार ढूंढा करते थे. तो उससे मुझे बचपन की याद ताज़ा हुई. नीम पे फंसाने के लिए लोगों को, नीम पे फंसाने के लिए, रे पे फंसाने के लिए. तो ये शाह नसीर साहब की मैंने आज तो रेडीमेड अशार इनके तो ऐसे मौके के लिए जी. कुछ तो अर्ज किया है. कुछ सर गुज़श्त कह न सके रूबरू कलम. कुछ सर गुज़श्त कह न सके रूबरू कलम. गर्दिश नसीब अव्वले, एक मिनट, गर्दिश नसीब रोज अजल से है तू कलम. वाह जी. कागज का ताव क्या है तेरे रूबरू कलम. ऐसा ही यानी पीर का नेजा है तू कलम. वाह वाह. कागज का ताव क्या है तेरे रूबरू कलम. ऐसा ही यानी पीर का नेजा है तू कलम. और जालिम नहीं तू हर्फ मोहब्बत से आशना. जालिम नहीं तू हर्फ मोहब्बत से आशना. मश्क़े सितम से शर्म कर ए जंगजू कलम. वाह मश्क़े सितम से शर्म कर. वाह बहुत अच्छा. मश्क़े सितम से शर्म कर ए जंगजू कलम. क्या खामा लिख सके सिफते जुल्फ मुश्किबार. क्या खामा लिख सके सिफते जुल्फ मुश्किबार. शोरे के भी हुए हैं कहीं मुश्कबू कलम. वाह वाह. इसको तो हमें जो है वो अपनी पोएट्री क्लास में लेके पढ़ना पड़ेगा और से. बिल्कुल. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अच्छा आइडिया है हैदर. और अगला शेर है कि नामा परे हुमा हो मेरा ए शहे बुता. नामा परे हुमा हो मेरा ए शहे बुता. लिखो गर उस तख्वा से बना कर कबू कलम. वाह वाह वाह. इस शेर की वजह से आपने ये गजल चुनी. हाँ जी, ये वाला शेर बस निकल ही आया. ये नसीब में शेर है हुमा या आपका शेर है? ये बस मैं अपना बनाने जा रही हूँ आज से. इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ. नामा परे हुमा हो मेरा ए शहे बुता. लिखो गरुस तखा से बना कर कबू कलम. कातिल को मैंने खत नहीं शंजर्फ से लिखा. कातिल को मैंने खत नहीं शंजर्फ से लिखा. किस वजह से हुआ है तू अब सुर्खरू कलम. यानी कि इसके इश्क में इस दम मिला है यहाँ. मुंह से लहू लगा के शहीदों में तू कलम. वही बात मुदस्सर भाई आपकी के मुंह से लहू लगा के शहीदों में तू कलम मुहावरे का इस्तेमाल. ये दोबारा पढ़िएगा प्लीज. यानी कि इसके इश्क में इस दम मिला है यहाँ. मुंह से लहू लगा के शहीदों में तू कलम.
बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छे। इसका मक्ता है कि लिख और एक गजल, लिख और एक गजल के शगुफ्ता जमीन है, लेकर नसीर अब ये लबे आबजू कलम। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत सारी बहुत अच्छे चीजें कुमार, बहुत उम्दा पढ़ा। अच्छी अदायगी की, और देखिए कितनी सारी चीजें हैं इसमें। हर शेर को गौर से सुनना पड़ा है, काफी बहुत खूब। हाँ। और इसकी साफ्त और देखिए ये वैसे तो, बैतबाजी के लिए अच्छा है, इसमें हर शेर मीम पे टूट रहा है। हाँ, वही पहले हुआ कह रही थी ना कि ये उसके लिए अच्छा होता है कि तो ये शाह नसीर साहब जो थे कि ये काफी शहरों में रहे। तो जब ये दिल्ली से गए, लखनऊ गए, तो वहां पे जो है, तो उस जमाने में वो मसहफी, जुर्रत, इंशा, नासिर का दौर था। तो वो पहले से वहां पे काफी उस्ताद जो थे वो बिल्कुल पहाड़ की तरह वहां पे थे। और ये 4 असातिज़ा वहां पे बया वक्त मौजूद, अब आप देखें। तो जब ये वहां पहुंचे तो वहां पे क्योंकि वो खारजियत ज्यादा थी, और ये दाखिलियत और खारजियत दोनों का करते थे, तो वहां पे इनको जो है ज्यादा जो है ना, इनको कुछ वो नवाब वगैरह जो कि सरपरस्ती करते थे को मिला नहीं। तो कुछ अरसा वहां रहे, फिर ये काफी इन्होंने लोगों की मदद की। इनके वहां पे भी सैकड़ों बहुत ही वो जो है इनके वो अ, शायर जो थे, इनके वो बन गए, स्टूडेंट्स बन गए। तो इन्होंने काफी तदरीस की। इसके बाद ये कई शहरों में गए, इनको दावतनामे आते रहे। फिर ये आखिर में जाके तो ये एक चंदूलाल, महाराजा चंदूलाल शादां एक शायर थे। तो उन्होंने उनको लखनऊ में, और लखनऊ से कहा कि हैदराबाद में आप मेरे पास आ जाइए। तो हैदराबाद में गए, इन्होंने शादां साहब की जो है उस्तादगी की, जो कि शादां साहब खुद बहुत अच्छे शायर थे, महाराजा चंदूलाल शादां। अच्छा, इसके बाद ये काफी अरसा रहे, मगर ये आते जाते भी रहते थे, घर आते थे, दिल्ली आते थे, और काफी हर जगह पे, लखनऊ में भी ये कई जगह पे आते जाते रहते थे। और असातिज़ा के साथ शामिल होकर शायरी भी किया करते थे, और काफी तदरीस करते रहते थे, उर्दू जबान की इस्लाह करते रहते थे। तो ये इनका खास कारनामा था कि इन्होंने, अच्छा, इनका एक और काम ये था कि क्योंकि ये वो फारसी मुहावरा इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे, और कभी कभी वो उर्दू के फारसी मुहावरात का तर्जुमा ही नहीं करते थे, बल्कि खुद ही क्योंकि नए मुहावरे इजाद करते थे। फिर इन्होंने एक नई चीज और शुरू की, और वो ये थी कि वो पहले वो दूसरा मिसरा जो होता था, वो उसके अंदर ज़र्बुल मिसल इजाद कर दी, या तशबीह इन्होंने शुरू कर दी। तो पहले मिसरे में कुछ कहा और दूसरे मिसरे में उसकी तशबीह कर दी, जो कि अब तो काफी शुरा करते हैं। तो पहले मिसरे में कुछ कहा, दूसरे मिसरे में इन्होंने जो है उसकी तशबीह कर दिया करते थे। तो इन्होंने ये शुरू किया था, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये अल्फाज, ये मुहावरे इजाद करते थे और ये लुगत के अंदर अल्फाज डालते रहते थे। तो इनके नाक़दीन भी इनकी जो है इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये जबान के मामले में बहुत अच्छे थे। फिर हुआ ये कि ये अवध जाते रहे, मुख्तलिफ जगहों पे रहे। फिर ये 1857 में जब वो जंग आज़ादी हुई, जिसे कुछ लोग गदर भी कहते हैं, तो इनका काफी कलाम जो है ज़ाया हो गया। उसके बावजूद ये 3 जिल्दों के अंदर ज़ख़ीम इनकी कुल्लियात मौजूद है, और इनके शागिर्द और इनकी जो नस्ल के लोग हैं, तो वो अभी भी मौजूद हैं और अभी भी उनको याद करते हैं। कोई दिल्ली में है, लखनऊ में भी हैं, कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, शुमाली अमेरिका में भी जगह जगह हैं, सैकड़ों हैं इनके जो कि याद करते हैं इनको। अच्छा, अब मैं बुलाऊंगा हमारे अपने असद फैजी साहब। वैसे तो आप सब हमारे अपने ही हैं। असद फैजी साहब काफी इसमें शिरकत करते हैं उर्दू अकेडमी में, और आप सियाटल में हैं और वहाँ पे ये खुद शायरी भी करते हैं और वहाँ पे उर्दू की खिदमत अदा कर रहे हैं। और हाल में ये काफी मसरूफ रहे हैं
सुना है कि कोई क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह चल रहा था तो इनकी तरफ से काफी उसकी रिपोर्टें आती रहती थी कि वो टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये असद फैजी साहब को बहुत ही बाज़ौक़ हैं और ये काफी शायरी पढ़ते हैं और इनका जो है इनके स्टडीज बहुत हैं। तो अभी ये पढ़ेंगे, ये एक शाह नसीर साहब का कलाम पढ़ेंगे, खुदा के वास्ते चेहरे से तू नकाब उठा। आइए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। हाँ, वो वर्ल्ड कप खत्म हो गया अब तो, खैर वो एक उर्दू शायरी और क्रिकेट दोनों ही मेरा पैशन है, तो उसका जिक्र करने का शुक्रिया। 12वां खिलाड़ी एक नज़म है ना, इफ्तिखार आरिफ की। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम सब भी 12वें खिलाड़ी हैं, हम बाहर से बैठ के देखते हैं ना, हम अंदर तमाशाई हैं। क्रिकेट का उर्दू जुबान से देखें ना, शायरी से ताल्लुक है, नज़म है इफ्तिखार आरिफ की 12वां। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये शाह नसीर की ये गजल है जो मैं आपकी इजाजत से पेश करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते चेहरे से टुक नकाब उठा, कि दरमियां से अब पर्दे हिजाब उठा। ये कौन बादा परस्ती है ए बुते बदमस्त, उठा जो बज़्म से तेरी सुहो कबाब उठा। वाह वाह। जी जी, उठा जो बज़्म से तेरी सुहो कबाब उठा, मुताल्ले से तेरी बीत अबरुओं के शौक, रखी है शेख ने अब ताक पर किताब उठा। क्या कहना। बिसाने नक्श कदम जिसने पा तराब किया, वो राह इश्क में मिट कर गरज शताब उठा। बचश्म तरही कोई दम तो बैठ वरना बस, बचश्म तरही कोई दम तो बैठ वरना बस, तू एक दम के लिए बहर से हुबाब उठा। पिया है शीशा एक गर्दूं से जिसने एक जुरा, मिसाल जाम वो बादीदे पुराब उठा। नसीर शोर न कर फितना होवेगा बरपा, नसीर शोर न कर फितना होवेगा बरपा, खुदा न खास्ता अब गर्व मस्त ख्वाब उठा। बहुत अच्छे, कितनी सारी चीजें कह गए और कितनी अच्छी अदायगी। बिल्कुल ही। अब अच्छा है कि ये शेर है कि नहीं है फुर्सत एक दम पे आह उसको नजर, नहीं है फुर्सत एक दम पे आह उसको नजर, हुबाब देखे है आंखें निकाल के कैसा। अब वो आंखें निकालना, अब देखें कि ये इजाद कर गए, ये इनकी थी। तो ये काफी तवील गजलें भी लिखते थे, मगर इनकी ये मीडियम और ये के और छोटी जो बहत की हैं ये भी बहुत ही उम्दा। और इनका ये था कि अगर लंबी लंबी गजलें भी थी, मगर ये इस तरह से थी कि उसमें इस महारत से ये दिलचस्पी को बरकरार रखते थे कि इनकी बहरें और इनके कवाफी और काफिये किसी न किसी तरह गजल में बिल्कुल ही जज्ब हो जाते थे। अब हमने देखा है कि अभी आप लोगों ने जैसे कि कुछ गजलें पढ़ी हैं कि कैसा वो तसलसल रखते हैं, यहाँ तक कि वो ऐसे काफी भी इस्तेमाल करते थे कि दूसरे शायर भी नहीं छू सकते थे। और इसके बाद ये इस तरह से लिखते थे कि गजल में लफ्ज से लफ्ज और मिसरे से मिसरा और शेर से शेर ऐसा मरबूत होता था कि ये ऐसी पेवस्कारी करते थे कि इससे बेहतर मिसाल लाना मुश्किल है उर्दू अदब में, जो कि इन्हीं का हिस्सा था। क्योंकि ये जबान को साफ कर रहे थे और उर्दू जबान की जो कि आजकल जैसे हमारे सामने उर्दू जबान मौजूद है, ये इसकी तश्कील कर रहे थे। ये तो सिर्फ जबान को साफ कर रहे थे कि उर्दू खुद अपने पैर पे खड़ी हो, फारसी मुहावरे ज्यादा ना बोले। तो इस वजह से ये ऐसे कर गए और ऐसे लफ्ज एक दूसरे से पेवस्ता होते थे कि लोग महसूर हो जाते थे। और 5-5 गजलें एक ही बहर में और लंबे लंबे यानी
16 17 अशार की गज़लें, मगर उसके बावजूद पढ़ने वाला लुत्फ अंदोज होता था। अच्छा, फिर इससे पहले कि हम दूसरे सेशन में जाएं जिसमें कि लोग कुछ तहस्सुब वक्त पढ़ेंगे और ज़्यादा तीन ही लोग हैं और गा के पढ़ेंगे, ये कहूँ कि शाह नसीर साहब काफ़ी कलाम छोड़ के गए और काफ़ी इनकी खिदमत हैं उर्दू ज़बान के ऊपर, और हमारे सामने मौजूद है कि ये बिल्कुल बना के चले गए जो कि हम बोलते हैं आजकल। और इन्होंने इम्कानात खोले और शुअरा के लिए, और ख़ास तौर पे ये मसफ़ी और आतिश जो कि इनके हम असर भी थे और जो कि खुद ज़बान की इस्लाह करते थे, उनको ही मुतासिर किया और उनके शागिर्दों को भी मुतासिर किया। फिर इनके काफ़ी खुद अपने शागिर्द थे, मोमिन खान मोमिन भी इन्हीं के शागिर्द थे, और बहादुर शाह भी इन्हीं के थे, रऊफ इन्हीं के थे, और काफ़ी सैकड़ों शुअरा और असातिज़ा, और काफ़ी असातिज़ा और सैकड़ों शुअरा छोड़ के गए। और इनका फिर हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ, हैदराबाद में सन 1838 में, और ये इनकी तस्वीर है, वो एक काजी मखदूम है, एक सूफी, उनकी खानका है, ये वहाँ पे मदफून है। इनकी तस्वीर वहाँ हुई हैदराबाद के अंदर, एक सूफी दरगाह के अंदर है। अच्छा, अब हम दूसरा शुरू करेंगे नशिस्त, जिसमें कि कुछ में तीन ही लोग हैं, तो इसमें लोग गा के और कुछ तहत्तुल लफ्ज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम काजी हबीब साहब को बुलाते हैं। काजी हबीब साहब का बहुत ही उर्दू अदब से काफ़ी इनकी गहरी दिलचस्पी है, खुद भी शायरी करते हैं और इनका मुताला भी बहुत है, और ये बड़ी बाकायदगी से हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, जिसके हम इनका तशक्कुर करते हैं इस पे। तो आइए काजी साहब, और आपने जो चुनी है गज़ल वो है चश्मे कब अश्क बहार लेते हैं हम। भर लाते हैं, चश्मे कब अश्क भर लाते हैं हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। ये गज़ल काफ़ी तवील है, इसमें से मैं बहुत से अशार तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो कुछ भी पढ़ना चाह रहा हूँ उसमें भी कुछ वक्त शायद लग जाए, 7-8 मिनट है आपके पास। इरशाद। महफिल छोटी है आज, तो टाइम है आपके पास। जी, आज हमारे पास काफी टाइम है, तो बल्कि 2 गज़ला कर लेते हैं ना इनका। चलिए, तो शुरू करता हूँ आपकी इजाजत से। चश्म में कब अश्क भर लाते हैं हम, रात दिन मोती ही बरसाते हैं हम। चश्म में कब अश्क भर लाते हैं हम, नासिहा दस्ते जुनू से काम है, नासिहा दस्ते जुनू से काम है, कब ये चाके जेब सिलवाते हैं हम, कब ये चाके जेब सिलवाते हैं हम। इस कदर मत कर शरारत शोलखेज़, इस कदर मत कर शरारत शोलखेज़, तेरी इन बातों से जल जाते हैं हम,
तेरी इन बातों से जल जाते हैं हम। बहुत खूब, बहुत अच्छी। कौन कहता है न कीजे इम्तिहान, कौन कहता है न कीजे इम्तिहान, गर अभी कहिए तो मर जाते हैं हम, गर अभी कहिए तो मर जाते हैं हम। और शेर है, छेड़ने से जुल्फ के उलझो न तुम, छेड़ने से जुल्फ के उलझो न तुम, पड़ गया है पेच सुलझाते हैं हम, पड़ गया है पेच सुलझाते हैं हम। और कब बरंगे बूए गुल बाहर सबा, कब बरंगे बूए गुल बाहर सबा, अपने जामे से निकल जाते हैं हम, अपने जामे से निकल जाते हैं हम। जिस कदर हाँ देखते हैं ओढ़ना, जिस कदर हाँ देखते हैं ओढ़ना, पाँव या उतने ही फैलाते हैं हम, पाँव या उतने ही फैलाते हैं हम। और मक्ता अर्ज है, कोई भी इतना नहीं कहता नसीर, कोई भी इतना नहीं कहता नसीर, सब्र कर जालिम उसे लाते हैं हम, सब्र कर जालिम उसे लाते हैं हम। चश्म में कब अश्क भर लाते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन सा मुहावरा उठा और उसने हाथ उठाया, किसी ने पकड़ा मुहावरा, कितने मुहावरे थे? तो वो पैर फैलाना, चादर देख के पैर फैलाना, जितने पाँव देखो, जितने हाँ? चादर उतने पाँव फैलाओ। हाँ, देखिए इन्हीं के कारनामे हैं सारे। ये थी खुसूसियत इनकी, और बड़े मजे का कलाम है। बहुत अच्छा, मजा आया, बड़ा मजा आया। बहुत और शुक्रिया।
शुक्रिया। जान डाल दी, और गजल भी अच्छी और अदायगी और समझ के भी इन्होंने गाया, ये समझ के और इसको इन्होंने अदा किया। अब हम आगे चलते हैं और हमारे यूसुफ हक्कानी साहब भी मौजूद हैं। यूसुफ हक्कानी साहब जो हैं ये दक्कन से आए हैं, पाकिस्तान, ये अमेरिका आए थे, कोई 1980s में आए थे, और गाते भी हैं, कंपोजिंग भी करते हैं, और मौसीकार भी हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, और पियानो के मौसीकार ही हैं, फिर उसका तरजीह भी करते हैं, गज़ल की म्यूजिक भी बनाते हैं उसका, और ये फिर उसको गाते भी हैं और खुद ही करते हैं ये सारा। तो अब ये छोड़ के चले गए हमें सैन डिएगो, और हारमोनियम भी ले गए अपने साथ। तो अब ये सुनाएंगे हमें, एक काफिला है बिन तेरे हमराह सफर में। आहा, आइए जनाब। जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपके तारुफ का। मैं इस बिल्कुल काबिल नहीं हूँ जो आपने मेरे बारे में कहा है, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कुछ ऊट-पटांग। कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका नाम, आपका पहला नाम उसाफ हक्कानी है या यूसुफ? नहीं, यूसुफ है, लेकिन उसको मैंने ऐसे स्पेल किया है कि USAF। तो यूसुफ होता है वो उससे ना, सही। तो लेकिन ऑफिशियल स्पेलिंग तो YOUSUF है। जी, अच्छा, थैंक यू। ये USA में आके इन्होंने उसको USAF कर दिया। जी, यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स। तो इजाजत है जनाब? इंतजार कर रहे हैं। एक काफिला है बिन तेरे हमराह सफर में, एक काफिला है बिन तेरे हमराह सफर में, अश्क आँख में दिल में है दाग, आह जिगर में, अश्क आँख में दिल में है दाग, आह जिगर में, एक काफिला है बिन तेरे हमराह सफर में। आराम आराम मुझे बिन तेरे एक पल नहीं घर में, आराम मुझे बिन तेरे एक पल नहीं घर में, जो मर्दम के दीदा हूँ दिन रात सफर में, जो मर्दम के दीदा हूँ दिन रात सफर में, एक काफिला है बिन तेरे। फिरता है वो गुलपोश मेरे दीदाए तर में,
ہوتا ہے وہ گل پوش میرے دیدہ تر میں، ہے شعلہ جوال کی تصویر بھور میں، ہے شعلہ جوال کی تصویر بھور میں۔ آ دیکھنا ہنس ہنس کے رلا مجھ کو ستمگر، آ دیکھنا ہنس ہنس کے رلا مجھ کو ستمگر، ایک نوح کا طوفان ہے، ایک نوح کا طوفان ہے میرے دیدہ تر میں، ایک نوح کا طوفان ہے میرے دیدہ تر میں، ایک قافلہ بن تیرے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی انصاف ہے اے خانہ خرابہ، یہ بھی کوئی انصاف ہے اے خانہ خرابہ، اوروں کو تو لے جائے ہے تو دن دیے گھر میں، اوروں کو تو لے جائے تو دن دیے گھر میں، ایک قافلہ ہے بن تیرے ہمراہ سفر میں، اشک آنکھ میں ہے دل میں ہے داغ آہ جگر میں، ایک قافلہ ہے بن تیرے ہمراہ سفر میں۔ بہت اچھے، کیا کہیں، زبردست، شکریہ بہت شکریہ۔ یوسف صاحب، بہت آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو گانا وانا نہیں آتا، بالکل گانا تو بہت ہی کلاسیکل نہیں تو پرفیکٹ سیمی کلاسیکل ہے، اچھی بات ہے۔ اس طرح سے کہ آپ نے گایا ہے۔ بہت اچھے، اور آواز اور بہت اچھی آواز۔ پھر یہ کہ اور اچھا دیکھیں کہ کتنی روزمرہ کی زبان ہے، اور جی۔ میں انصاف کو ساری عمر جو ہے نا ان کا کلام میں پڑھتا آ رہا ہوں، اور جب بھی اس کو جیسے غالب کا کلام ہوتا ہے یا وہ میر کا ہوتا ہے کہ جب بھی پڑھو تو اور چیزیں دریافت ہوتی ہیں اور آنکھیں کھلتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، اور یہی ہے ان کی خوبیت۔ اور اب یہ ہے کہ انو یہ اپنے یوسف صاحب کے کلام گانے کے بعد ہماری جو وہ فارمل جو ہمارا پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا، ہم اس کو تھوڑا بہت چلا بھی سکتے ہیں، جو کسی نے کچھ کامنٹ کرنا انو ہے موجود ہے یہاں پہ نا؟ سوال ہے تو انو ہے یہاں پہ؟ ہاں انو ہے، انو نے بھی گانا ہے نا ابھی؟ جی ہاں بالکل گانا ہے۔ انو نے تو اچھا، انو سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا گانے کا بھی اسکول ہے نا؟ جی جی، ہمارا ایک کیا اسکول بات ہے۔ ہے۔ And I thought کہ I got school by یوسف صاحب، اور آپ کا تو اپنا اسکول ہے، اور آپ جو ہیں کافی شرکت کرتی ہیں باقاعدگی سے ہمارے پروگراموں میں، اور گاتی ہیں اور بڑا اچھا کرتی ہیں، اور آپ پہلے تحت لفظ بھی پڑھ چکی ہیں۔ تو ایک استاد کا کلام جو ہے وہ گانے گائکی کے استاد ہی اب ختم کر سکتا ہے اس پروگرام کو، تو آپ گائیں گی
निखत गुल हैं या सबा हैं हम। जी हाँ निखते गुल है या आइए सबा जनाब। है। निखत गुल हैं या सबा हैं हम। या ये गजल ये हुमा जी ने चुना मेरे लिए, बहुत अच्छा है। गाने के भी बहुत मजा है। एंड हमने हमारे जो टीचर को बोला, उन्होंने राहुल रानाडे जी ने कंपोज की है। क्या है उसको, राग झिंझोटी। कौन सा राग है अनु जी? झिंझोटी। झिंझोटी। अच्छा। Can you hear me? Can you hear the tanpura also? जी Tanpura. जी जी। सा रे नी धा सा री मा पा धा पा गा रे मा गा सा मा पा धा पा नी धा मा पा गा सारी मा गा रे सारी नी धा सा। निखते गुल या सबा हम, निखते गुल या सबा हम, नहीं मालूम कुछ कि क्या है हम, नहीं मालूम कुछ के क्या है हम, निखते गुल या सबा हम, रोशनासी है हमको आईना साज, रोशनासी है हमको आईना साज, एक आलम से आशना है हम, निखते गुल या सबा हम, है हमी से वो शाहिदे मानी, है हमी से वो शाहिदे मानी, हर्फ मतलब के मुद्दा है हम, निखते गुल या सबा हम, तेरी कूचे तलक की ताकत है, तेरे कूचे तलक की ताकत है, नहीं इतने शिकस्त पाए हम, निखते गुल या सबा हम, नरगिसी चश्म था वो फिर नरगिसी चश्म था वो फिर जिसके बीमारों मुब्तला है हम, जिसके बीमार मुब्तला है हम, निखते गुल या
सबा हैं हम नहीं मालूम कुछ के क्या है हम निखरती गुल है क्या सबा हैं हम। तो मख्ता पेश कर रही हूँ अभी। चश्म बदूर क्या गजल है नसीर, चश्म बदूर क्या गजल है नसीर, खूब इस फन में मरहबा है हम निखरती गुल है या सबा हैं हम नहीं मालूम कुछ के क्या है हम नहीं मालूम कुछ के क्या है हम निखरती गुल है या सबा हैं हम। बहुत खूब, बहुत आला। अनु जी, ये तो कंपोजिशन भी बड़ी अच्छी थी, तो फिर आपने रेंडर भी बड़ा अच्छा किया। बहुत अच्छा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत खूबसूरत अनु, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, आपने इतना अच्छा पढ़ा कि सुरैया हमारी बहन जो है वो भी ना रुक सकी और आप उन्होंने भी तारीफ कर दी आपकी। बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छे। आप सबके really help, all your help. And I'm still not feeling comfortable in the saying the Urdu words. बड़ा अच्छा But भाई बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपकी जो आपने कहा राहुल साहब ने आपकी हेल्प की कंपोज करने में, राहुल जी उन्होंने, उनको भी हमारा शुक्रिया, बहुत अच्छा था, it was really मैं nice। ये कह रहा, मेरे जहन में एक बात आई, अब जैसे कि हमारा ये एक महाना प्रोग्राम होता है, दूसरी यानी कि दूसरा इतवार जो होता है महीने का, हम करते हैं एरिज़ोना से उर्दू एकेडमी का, फिर कैलिफोर्निया का जो वो चैप्टर जिसके अरशद राशिद साहब यहाँ मौजूद हैं वो करते हैं तीसरे इतवार को, तो वो किसी और शायर पे कर रहे हैं, तो बल्कि वो एक अदीब पे कर रहे हैं इस दफा। तो अब अच्छा, फिर ये जुमेरात को वो हर दूसरे जुमेरात को असद फैजी साहब करते हैं उर्दू का शायरी के ऊपर प्रोग्राम, तो आप भी शुरू कर दें, हम लोगों को गाना सिखाएं। अनु साहिबा, बिल्कुल, क्यों? हाँ, म्यूजिक की एक क्लास शुरू कर दें। मैं सोच रहा था इतनी लंबी तमहीद किस लिए बांध रहे हैं, पता चला इसलिए। हाँ, ये और यूसुफ साहब, हक्कानी भाई, ये दोनों, और ये तो नाइस अनुजी, अगर आप और यूसुफ साहब मिलके हमें थोड़ा सा गाना सिखा दें तो हम सब जो है फिर गा सकते हैं। जरूर क्यों नहीं। वो अलग बात है कि कुछ लोग, हम में से कुछ लोग, एटलीस्ट मैं अगर गाऊंगा तो सारे लोग भाग जाएंगे, लेकिन जहाँ तक गाने का मामला है ना, तो वो गाने का शायरी और ये चीजें तो मैं कर लूंगा, मगर जहाँ तक फन का ताल्लुक है ना, तो मेरा गाना मुझे भी नहीं गाया जाएगा। ऐसा कि अगर मैं तस्वीर में अगर कोई बनाऊं ना, तो लोग कहेंगे कि पैर से बना के आए हो के हाथ से। मेरा गाने का भी मामला ऐसा है, तो आप लोग सिखा दें तो मजा आएगा। तो शुक्रिया। ये अनु साहिबा के बाद हमारा ये दौर खत्म हुआ, दूसरा दौर भी। और अब ये है कि किसी ने कुछ कहना है या कुछ और चीज है तो बराए मेहरबानी कुछ और कहना है किसी ने। प्रोग्राम तो वैसे खत्म हो गया, अगर आपने रिकॉर्डिंग खत्म करनी है मैं करें, हर पे तशक्कुर करें असद साहब। असद जो है अब हमारी तरफ से ठीक है, शुक्रिया करेंगे, तो असद इज नेक्स्ट। जी, बहुत शुक्रिया हैदर और मुदस्सिर साहब। शुक्रिया असद, शुक्रिया। उर्दू एकेडमी शुमाली अमेरिका की जानिब से मैं आप सबको आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे उन्होंने हमारे उन करम फरमाओं ने जिन्होंने तहतुल लफ्ज़ या तरन्नुम से पढ़ा या मूसीक़ियत के साथ पढ़ा, उन सब का मैं
बेहद शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, उर्दू अकादमी शुमाली अमेरिका एक रज़ाकार तंजीम है और आपकी शरकत, आपकी सरपरस्ती और कदरदानी ही इसकी कामयाबी का बाइस है। मुझे इसका भी बड़ा एहसास है कि इतवार की छुट्टी का दिन उर्दू शायरी की महफिल में आपकी शिरकत, आपकी उर्दू से मोहब्बत और उर्दू शायरी से आपका लगाव साबित करती है। एक मैं छोटा सा मुख्तसर ऐलान जनाब सदर की इजाज़त से कर दूं कि उर्दू अकादमी के ज़ेर इंतज़ाम हम हर दूसरी जुमेरात को एक उर्दू शायरी की क्लास का इनक़ाद भी करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं है तो आप भी उसका हिस्सा बने, उससे हमें ताकि आपसे सीखने का मौका मिले। और वो बहुत ही आसान है। आप हैदर को या किसी ताशी साहब को या मुझे या हैदर को या किसी को आप मैसेज भेज दें, हम आपको ऐड कर देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है वो, और वो यकीनन आप इसे एंजॉय करेंगे। तो आखिर में मैं जनाब सदर की इजाज़त से हम आज की महफिल का बाकायदा अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपसे अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। ये बाकायदा हम नशिस्त इख्तिताम हो गई। अब हम आपस में बात करना चाहें तो कर सकते हैं।